नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो में कोई वैकेंसी के बारे में बात नहीं करूंगा। आज के वीडियो में पोलैंड की प्रोसेस के बारे में बात करना चाहता हूं। पोलैंड के बारे में काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉमन पब्लिक को पता नहीं रहती है, हर किसी को पता नहीं रहती है। जो इस फील्ड में डिटेल में रहते हैं, जिनको डीप नॉलेज होता है, उन्हीं को इसके बारे में पता होता है। अभी यहाँ पर कुछ फैक्ट के माध्यम से मैं ये इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। बाद में इस वीडियो के बेस पर अगर आपके मन में कोई क्वारीज हो तो आप लाइव सेशन में पूछ सकते हैं, प्रॉपर डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों, पोलैंड जिस कंट्री का काम पिछले 2 साल से प्रभावित था, इस साल कुछ कुछ रिजल्ट आना शुरू हुआ और आप लोगों ने हमारी तरफ से भी 3 लोगों का वीज़ा देखा हुआ है ऑलरेडी। आगे वीज़ा और भी आने वाले, लेकिन इस साल में कम ही आएंगे। 1-2 वीज़ा और मिल सकते हैं, हो सकता है 3-4 मिल जाए, लेकिन मैक्सिमम वीज़ा हमें नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। बट यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ प्रोसेस के बारे में। प्रोसेस अभी कैसी हो रही है और अभी जो वर्क परमिट्स में डिले है वो किस वजह से है, क्योंकि कई लोगों के माइंड में जो प्रोसेस रहती है वो पूरी ना होने की वजह से कई बार मिसगाइड भी हो जाते हैं। और मिसगाइड होने की वजह से ऑब्वियसली एक प्रोसेस में जब तक डिटेल पता नहीं होगी तब तक उस प्रोसेस के बारे में पता नहीं होगा। पोलैंड एक पोटेंशियल कंट्री है और पोलैंड का रिजल्ट बहुत शानदार होने वाला है। अगर इस चीज़ को देखें तो मैं एक सिंपल सी बात बताना चाहूँगा कि जो जितना डिसिप्लिन्ड होता है उसका उतना ही अच्छा रिजल्ट होता है। पोलैंड बीच में उसका जो एक ट्रैक है वो खराब हो गया था 23 में और 24 में, लेकिन 24 में उन्होंने पॉलिसी जिस तरीके से बनाई 25 में बहुत ही स्ट्रिक्ट कर दी। एक ऐसी पॉलिसी बनाई है जो बहुत ही स्टैंडर्ड हो चुकी है और धीरे धीरे करके पोलैंड को एक नॉर्मल और एक अच्छी ग्रेड की शेंगन कंट्री में एक स्टेबल करने वाली है, उसको स्थापित करने वाली है। क्या है वो? पहले जो मैंने इस चीज़ को कई बार लाइव में बोला है, वीडियो में बोला है कि कंपनीज, जैसे एक कंपनी है ए नाम की कंपनी के पास में अगर 20 लोगों का कोटा है तो 25, 30, 40, 45 कितने भी वर्क परमिट अप्लाई करते थे। और एप्लीकेशन के टाइम पर उनका एक लॉजिक ये हुआ करता था कि सबका वीज़ा तो लगता नहीं है, हमें 20 लोगों की रिक्वायरमेंट है, 20 के वीज़ा लगा दीजिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लॉजिक की वजह से, इस तर्क की वजह से गवर्नमेंट उनको एक्सेप्ट कर लेती थी और उनके वर्क परमिट अप्लाई हो जाते थे और सबके वर्क परमिट्स आते थे, लेकिन सबके वीज़ा नहीं आते थे। ये एक प्रैक्टिस थी पहले की। 1 जून 2025 के बाद ये जो प्रैक्टिस है वो एक प्रकार से उस पर फुल स्टॉप लग गया। लेकिन एक चीज़ आपको पता होना चाहिए, कोई भी नियम पास होने पर एकदम सब चमत्कार नहीं होता है। मतलब कि नियम जो पास हुआ वो 1 जून को हुआ, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे करके हो रहा है, स्ट्रिक्टली हो रहा है। और इस चीज़ के लिए अभी तक जो प्रोसेस हो रही थी उसके ऊपर मैं आपको डिटेल और बताना चाहूँगा कि पहले वर्क परमिट 3 महीने से 4 महीने के अंदर आता था। अभी भी फ्यूचर में भी आने वाला है, लेकिन इस पीरियड में लेट हुआ। उसका एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जैसे किसी कंपनी में अप्लाई किया, अब किसी के पास जैसे नॉर्मल प्रैक्टिस होती है, कोई रिक्रूटमेंट एजेंसी है, कोई एम्प्लॉयर है, किसी के यहाँ पर अप्लाइड किया गया है, अगर सही है तो भी, एक्सेस है तो भी, मतलब उनका जो कोटा है, कोटा के इन कैपेसिटी अप्लाई किया तो भी और आउट ऑफ कैपेसिटी किया तो भी उनके पास में अभी इंस्पेक्शन हो रहा है। हमारे जितने क्लाइंट्स हैं जिनके पास में हमने चाहे मशरूम का अप्लाई किया, चिकन पैकेजिंग का अप्लाई किया, जितने भी हैं, मैं प्रोसेस के बारे में अपनी बात नहीं करूंगा, कंपनी की बात नहीं करूंगा, कॉमन प्रोसेस की बात करता हूं मैं, कि जो भी वर्क परमिट अप्लाई हुए हैं वो कंपनी की वर्क परमिट कैपेसिटी के अंदर की बात है या आउट ऑफ कैपेसिटी की बात है। जितने अप्लाई हुए उसका इंस्पेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। अगर इंस्पेक्शन हो गया तो उसके बाद अथॉरिटी वर्क परमिट अप्रूव करती है। अब यहाँ पर पहले जो इंस्पेक्शन हुआ करता था, पहले भी होता था, ऐसा नहीं ये नई चीज़ नहीं है, पहले भी हुआ करता था, लेकिन पहले का तरीका अलग था। पहले का तरीका क्या होता था कि जनरली वो उन्होंने कंपनी की डिटेल ऑनलाइन डाली, सर्च किया, चेक किया, कुछ कहीं नेगेटिव नहीं है, सब ठीक है, एज पर द क्राइटेरिया है, उन्होंने ओके कर दिया। लेकिन अभी क्या है कि वो पर्सनली विजिट करते हैं। इस टाइम पर जो अथॉरिटीज़ होती है, जो इमिग्रेशन अथॉरिटी होती है, वो अभी इस टाइम पर कंपनी को पर्सनली विजिट करती है और विजिट करने पर ये देखती है कि वो कैपेसिटी उनके पास बराबर है। जो उन्होंने क्लेम किया कि उनको 20 वर्क परमिट चाहिए, 30 वर्क परमिट चाहिए, क्या उनको एक्चुअल में चाहिए? तो ये चीज़ के लिए उनका विजिट होता है और वो रिपोर्ट के बेस पे ही अप्रूवल मिलता है। अब ये प्रोसेस चूंकि जब इसमें फिजिकल वर्क शुरू हो गया, इंस्पेक्शन पर्सनली होने लगा, विजिट्स होने लगे, कंपनीज को ईमेल के माध्यम से नोटिफाई किया जा रहा है कि भाई आपके वर्क परमिट अप्लाई है, आप इसका हमें जस्टिफिकेशन दीजिए।
हर किसी को अपना अपना जस्टिफिकेशन देना है। अब यहाँ पर एक चीज़ है कि जो भी जस्टिफिकेशन है प्लस माइनस जो भी होता है वो सब कंपनी रिकॉर्ड करने के बाद, मिस कंपनी की तरफ से डेटा लेने के बाद में अथॉरिटी है इसके ऊपर काम करती है। बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, ऑब्वियसली जब कोई पर्सनल विजिट्स होते हैं, जब कोई फिजिकल काम होने लगता है, मैन पावर काम करती है, वहाँ पर छुट्टियों का भी असर पड़ जाता है। बीच में कभी कभी छुट्टियाँ भी आती हैं, उससे वो काम डिले भी होता है। तो इंस्पेक्शंस अक्टूबर में कई कंपनीज का हुआ है, हमारे जो क्लाइंट कंपनी है कई कंपनी, इसमें और भी कई कंपनी का हुआ होगा। इंस्पेक्शन में उन्होंने चेक किया, हर चीज़ चेक की। अब यहाँ पर एक पॉइंट और आया, सपोज कीजिए किसी ने एक्सेस अप्लाई किया, ज़्यादा अप्लाई किया, मान लीजिए अगर 20 की कैपेसिटी है 25 कर दिया। उनसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि भाई आपने 25 कैसे किया, तो 25 का प्रोविजन देना पड़ेगा। अब प्रोविजन में भी हो सकता है कि जैसे मेरा एक छोटा ऑफिस है, मुझे थोड़ा एक्सपेंड करना है, इसके लिए और प्रैक्टिकली पॉसिबल है, हर किसी को ग्रो करना है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट ये कि ये सब चीज़ें मैंने पहले ही बोल दिया कि कैपेसिटी के इन हो या आउट ऑफ कैपेसिटी, फॉर्मेलिटी तो करनी पड़ेगी। मतलब कि जो भी प्रोसेस है वो फॉर्मेलिटी करनी पड़ेगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए अगर ए नाम की कंपनी के पास में 20 लोगों का कोटा है और कंपनी अथॉरिटी ने अगर विजिट किया, और अथॉरिटी ने विजिट किया, चेक किया, हर चीज़ का ट्रैक चेक किया, उसके बाद में उनको लगा कि इन्होंने 25 अप्लाई किया, 25 तो नहीं, हम 20 लोगों का कोटा आपको जो है उसके ऊपर दे सकते हैं। तो इस केस में जो वहां पर 5 लोगों का ऑब्वियसली उनकी किसी सब्सिडरी कंपनी के ऊपर किसी और से उनका वर्क परमिट आ सकता है। ये एक प्रैक्टिस है जो अभी इस टाइम पर चल रही है। अभी आप देखेंगे कि पोलैंड में लगभग हर किसी का वर्क परमिट लेट है। अब हमें कुछ लोग कमेंट करते हैं कि आपके यहाँ पर बहुत स्लो हो रहा है, और वो रेफरेंस देते हैं दूसरी कंट्रीज का। दोस्तों, पोलैंड एक वैसी कंट्री है जो बहुत डिस्टर्ब हो गई थी, और हम लोगों ने एक चैलेंज ही लिया था खुद को। हमने एक प्रकार से अपने मन में एक बोलते ना कि कमिटमेंट किया था, अपने एक टारगेट किया था, लक्ष्य रखा था, गोल रखा था कि हम पोलैंड जो डिस्टर्ब हुआ 2023 में, हमें पोलैंड को ही अच्छे से सेटल करना है, स्टेबल करना है, पोलैंड के ऊपर हमें रिजल्ट अच्छा करना है। और इसीलिए हम लोगों ने इसके ऊपर काम किया। और देखा जाए तो अभी इस टाइम पर पोलैंड के ऊपर हम एक प्रकार से जो फाउंडेशन वाला काम है वो कर चुके हैं। तो पोलैंड का वर्क परमिट लेट है, और कुछ और कंट्री का जैसे। बाकी देखा जाए तो हर जगह का काम जो होता है वो होते ही होता है। और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जितने लोगों का वर्क परमिट अप्लाई है उन सब लोगों के वर्क परमिट आने वाले हैं, कन्फर्म है कि आने वाले हैं। लेकिन जो इंटरनल चीज़ें हैं ये आप लोगों को हर किसी को पता नहीं होगी, तो वो इसके ऊपर R&D कर सकते हैं कि ये चीज़ कैसे है। एंड जिसको पता नहीं होगा, और ऑब्वियसली ये डीपेस्ट पार्ट हमें क्यों पता चल रहा है, क्योंकि हमारी कंपनी वहाँ पर हो चुकी है, और हमारी कंपनी वहाँ पर हो चुकी है, इसलिए हमें वहाँ की डीपेस्ट पार्ट पता है। हमारे लॉयर और अकाउंटेंट हमें इसके बारे में हर चीज़ बता देते हैं कि क्या क्या प्रैक्टिस चल रही है, जिसके ऊपर वहाँ पर चीज़ें होती हैं, कैसे वर्क परमिट इश्यू होता है, कैसे बाकी चीज़ें होती हैं, अथॉरिटी क्या क्या राइट्स रखती है, और पेनल्टी कैसे होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि अगर कोई कंपनी ने एक्स्ट्रा कैपेसिटी कर दिया और अगर वो प्रॉपर जस्टिफाइड नहीं होता है तो कई बार कंपनीज को पेनल्टी भी लगती है। इसीलिए जो नियम बना है उसको इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगा, लेकिन होने लगा। तो आप लोग इस चीज़ को नोट करना कि मैंने बहुत पहले बोला था कि जून के बाद कहानी सुधरने वाली है। जून के बाद पोलैंड का वर्क सुधरने वाला है, रिजल्ट अच्छे आने वाला है। हालांकि हम जुलाई अगस्त से एक्सपेक्ट करते हैं, लेकिन जून के बाद थोड़ा सा सिस्टम को ठीक होने में टाइम लगा, सिस्टम को पूरी तरह से इम्प्लीमेंट होने में टाइम लगा, लेकिन सुधर रहा है, ये इस चीज़ का प्रमाण हो चुका है। और अभी देखा जाए हमारे जो भी वर्क परमिट आए, जो वीज़ा लगा है, वो इसी चीज़ का परिणाम है कि जून के बाद चीज़ें सुधरना शुरू हुई हैं। अभी हमारे लोगों का अपॉइंटमेंट ज़्यादा लोगों का नहीं मिला, कम लोगों का अपॉइंटमेंट मिला, लेकिन अब अपॉइंटमेंट मिलने वाला है, जो कि मैंने बहुत पहले डीपली बताया था इसके बारे में कि अपॉइंटमेंट का क्या रेशो है। अपॉइंटमेंट का जो पॉइंट है, अभी नवंबर में भी कुछ मिल सकता है, दिसंबर में मिल सकता है, लेकिन जनवरी के बाद में एक अच्छी खासी क्वांटिटी में अपॉइंटमेंट मिलने वाला है। और उसका लॉजिक है, बहुत बड़ा लॉजिक है कि पहले के जो वर्क परमिट्स हैं उनका बैकलॉग खत्म होने वाला है, और ये मैं बहुत डीपली R&D कर चुका हूँ। मैं जनवरी से ये रेशियो इंप्रूव होते हर किसी को दिख जाएगा, मुझे कुछ बोलने की आवश्यकता नहीं है। हमने जो R&D किया उसके बेस पर हमारे जितने लोगों के वर्क परमिट्स अप्लाई हैं, हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि मैक्सिमम लोगों को अपॉइंटमेंट मिले और विद इन द टाइम पीरियड मिले। मतलब कि विद इन द टाइम पीरियड का मतलब ऐसा है कि अगर वर्क परमिट की जो स्टार्टिंग डेट है, स्टार्टिंग डेट शुरू होने से पहले अगर अपॉइंटमेंट मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। तो हमारे जितने वर्क परमिट्स आने वाले हैं
उसमें से मैक्सिमम ये कोशिश की गई है कि उनका स्टार्टिंग डेट अच्छा हो, स्टार्टिंग डेट ऐसा हो जिसकी वजह से उनका प्रोसेस इजी रहे, स्मूथ रहे। मतलब कि 3 4 5 महीने का अगर गैप मिलता है वर्क परमिट इश्यू होने से स्टार्टिंग डेट के बीच में, तो उन लोगों को काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलता है। अभी देखा जाए तो जिन लोगों का एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रोसेस में है उनका वर्क परमिट आने वाला है। तो जब उनका वर्क परमिट आएगा, अभी अगर मैं पुराने लोगों से कंपेयर करूं, हालांकि सभी लोग हमारे कैंडिडेट्स ही हैं और भी दूसरे कैंडिडेट्स भी हैं, हर किसी की बात करूं जिनके वर्क परमिट्स अभी तक इश्यू हो चुके हैं और उनकी स्टार्टिंग डेट इश्यू हो चुकी है, और अगर 1 साल का वर्क परमिट है तो उनकी डेट लैप्स होती जा रही है। लैप्स होती जा रही मतलब कि अगर 2 महीने निकल गए, 3 महीने निकल गए, विद इन 6 मंथ हमें अप्लाई करना ही होगा। विद इन 6 मंथ उनका एप्लीकेशन सिस्टम में चला जाना चाहिए। मतलब कि कंसुलेट के पास, एम्बेसी के पास, वीएफएस के पास वीजा एप्लीकेशन हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इस चीज़ के ऊपर अगर मैं अपनी आरएनडी के बेस पर बोलूँ ना, तो जनवरी फरवरी में हमारे पुराने सभी लोगों को अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे। कुछ लोगों के अपॉइंटमेंट दिल्ली रीजन का दिसंबर में भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन जनवरी फरवरी में हमारे काफ़ी लोगों के अपॉइंटमेंट्स मिल जाएंगे। और मुंबई रीजन की बात करूं तो मुंबई के कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट मिलने के चांसेस हैं नवंबर दिसंबर में भी है, क्योंकि मुंबई का अपॉइंटमेंट का रेशियो स्लॉट अभी भी है। और मुंबई रीजन जो है वो केवल 8 स्टेट को कवर करता है। रिमेनिंग 21 स्टेट जो होते हैं वो कवर किए जाते हैं दिल्ली रीजन से। तो दिल्ली रीजन के पास बहुत ज़्यादा बर्डन होता है। उसके पास एक प्रकार से देखा जाए तो अपनी नेबर कंट्री जितनी भी है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये सभी देशों का जो अपॉइंटमेंट होता है वो इंडिया में ही होता है। इंडिया का भी होता है और बाहर का भी, और उनका दिल्ली में ही होता है। इसीलिए जो अपॉइंटमेंट है उसका क्यू, जो वेटिंग है, वो जनवरी से काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी, और हमारे मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो दिल्ली रीजन के आते हैं। तो अभी इस टाइम पर दोनों चीज़ों के ऊपर बात सुने। पहला, जिन लोगों के वर्क परमिट अप्लाई हैं उन लोगों का अभी कंपनी का इंस्पेक्शन अभी चल रहा है, जो कि बहुत जल्दी कंप्लीट होगा। हमारे अप्रैल महीने के लोगों का भी वर्क परमिट अभी नहीं आया, जो कि अब आने शुरू हो जाएंगे शायद इस आज इस महीने का तो आखिरी डेट हो गया। अगले महीने नवंबर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कुछ वर्क परमिट आएंगे। दिसंबर में कुछ पॉसिबिलिटी होगी, लेकिन जनरली शायद दिसंबर में नहीं आएंगे। फिर जनवरी में हमारे सारे लोगों के वर्क परमिट्स आ जाएंगे। कुछ वर्क परमिट नवंबर में आएंगे और बाकी वर्क परमिट जनवरी में आ जाएंगे। जितने लोगों का हमने पहले जनवरी, अप्रैल, मई, जून और जुलाई में किया है, और उसके बाद किया उनका, उसके बाद आएगा। लेकिन इतने लोगों का वर्क परमिट जनवरी तक आ जाएगा, सब लोगों का आ जाएगा। तो पॉइंट ऐसा है, अभी मैंने एक बार लाइव सेशन में कहा था कि ये जो डिले होना है देखा जाए तो हमारे लिए एक तरह से काफ़ी बेनिफिशियल है। तो कुछ लोगों को ऐसा लगा था कि मतलब शायद आप लोगों के वर्क परमिट लेट हो रहा है इसलिए आप ऐसा बोला, लेकिन यहाँ पर लॉजिकली आप देखें, अगर किसी का वर्क परमिट अप्रूव्ड हुआ, वर्क परमिट आ गया और सिर्फ वेट कर रहे हैं वीएफएस के अपॉइंटमेंट के लिए और वैलिडिटी निकलती जा रही है, उससे बेटर है कि जब अपॉइंटमेंट मिलना शुरू होने वाला है उसके बाद की अगर डेट है तो बहुत अच्छा रहेगा, और ये रिजल्ट के लिए अच्छा रहेगा। हमें फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, हमें सिर्फ वर्क परमिट नहीं मंगाना है। हमारी तरफ से पूरी कोशिश है कि लोगों का वीज़ा लगना चाहिए, और वीज़ा लगने के लिए राइट प्रोसेस को फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। राइट प्रोसेस में जैसे वर्क परमिट आना, अपॉइंटमेंट होना, उसका जो वैलिडिटी पीरियड होना, ये सब कुछ मैटर करता है। और जो न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, जनरली देखा जाए तो हमारा जो पास्ट का एक्सपीरियंस रहा उसके हिसाब से मैं बोल सकता हूँ मैं कि नवंबर महीने में जितने वर्क परमिट्स आते हैं या फिर जनवरी में आते हैं वो सभी न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आते हैं। बहुत ही रेयर केस में ऐसा होता है कि किसी कंपनी ने अगर जो टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई की हो और वो नहीं आई हो, ये बहुत ही रेयर पॉसिबिलिटी हो सकती है। अदरवाइज जो ईयर एंड होता है तब तक काफ़ी चीज़ें अपडेट हो जाती हैं, और जनवरी में तो सभी वर्क परमिट्स न्यू टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आते हैं, तो फिर उनको रिवाइज नहीं करना पड़ता है। हमें एक दो बार ऐसा भी करना पड़ गया पास्ट में, 21 में, 22 में वर्क परमिट रिवाइज करने पड़ गए थे, लेकिन अभी इस टाइम पर देखेंगे तो वर्क परमिट रिवाइज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो भी वर्क परमिट्स आएंगे वो लेटेस्ट टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से आएंगे। और यूरोप के लिए देखा जाए तो बाकी कंट्रीज का अलग अलग पैटर्न है, हर कंट्री का अपना खुद का पैटर्न है, उसके हिसाब से चीज़ें होती हैं, चाहे कोई भी कंट्री पकड़ लो। लेकिन पोलैंड का काम ऐसा है कि पोलैंड में ऑब्वियसली अलग प्रोसेस है, वेटिंग का एक अलग पैटर्न है इसमें, और जो वीएफएस का पार्ट है वो अलग है, वर्क परमिट का अलग है। इनका टोटल प्रोसेस एक प्रकार से अभी इस टाइम पर वैसे सिंपल हो रहा है, लेकिन अभी इस टाइम पर कॉम्प्लेक्स होते दिखेगा। कॉम्प्लेक्स क्यों? क्योंकि जब भी कोई डिसिप्लिन, कोई नियम बनता है तो उसको इम्प्लीमेंट करने पर काफ़ी तकलीफ होती है। जैसे मान लीजिए अगर
कभी कोई गाइडलाइंस आ जाए कि आपको हेलमेट पहन के चलना है, ट्रैफिक नियम, ट्रैफिक का आपको नियम फॉलो करना, हर किसी को पता है फॉलो करना है। लेकिन जिस दिन इंस्पेक्शन होता है उस दिन देखना पूरे शहर में लोग संभल के चलते हैं, ठीक है। तो वही चीज़ है कि जब कोई नियम पारित हो जाता है, जैसे आधार कार्ड आपको अपडेट करना है बैंक अकाउंट में, तो उस टाइम पर प्रोसेस में टाइम लगता है, लेकिन सिंप्लीफाई कितना हो गया। तो इम्प्लीमेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो नियम पास हो गया है 1 जून 2025 को, वो अप्लाई होना बहुत जरूरी। इम्प्लीमेंट हो जाएगा सबके लिए अच्छा हो जाएगा, और इम्प्लीमेंट होता जा रहा है। अब यहाँ पर अगर ए नाम की कंपनी के पास में जो रिक्वेस्ट आई है, उधर से नोटिफिकेशन आया कि आप इस पे अपना जो जस्टिफिकेशन दीजिए, क्यों, कैसे, कब अप्लाई किए, उसके हिसाब से अथॉरिटी डिसीजन देती है। ये सारी चीज़ें इंटरनल है और मार्केट में आ नहीं सकती है, क्योंकि ऑब्वियसली कोई एम्प्लॉयर, कोई एजेंसी बिल्कुल नहीं बताएगी, क्योंकि हम पहले भी एजेंसी से डील करते थे और हमारा खुद का ऑफिस वहाँ पे हो गया, इसीलिए हम लोगों को डीप नॉलेज है इसके बारे में। अभी इस टाइम पर मैं ऐसा बोल सकता हूँ मैं कि इस टाइम पर जो लोग भी अभी प्रोसेस में हैं या अब प्रोसेस में जाएंगे या जिनके वर्क परमिट अब अप्लाई होंगे, उन लोगों का वर्क परमिट टाइमली आएगा, क्योंकि उनके लिए बैकलॉग वाला पार्ट नहीं रहेगा। उनके लिए कोई भी एक ऐसी चीज नहीं रहेगी जिसमें वेटिंग पीरियड ज्यादा होगा। अभी इस टाइम पर कोटा जितना होगा उतना ही वर्क परमिट अप्लाई होने वाला है। मतलब अगर 20 लोगों का कोटा है तो 20 वर्क परमिट ही अप्लाई होंगे, एक्स्ट्रा हो ही नहीं सकते हैं। कोटा लिमिटेड हो चुका है, और अभी देखा जाए तो कुछ हद तक कुछ कोटा कम भी हो गया है। तो अब जो चीजें होने वाली हैं वो टाइमली होने वाली हैं। जो पीरियड होता है 90 to 120 डेज, इसके अंदर मैक्सिमम लोगों की वर्क परमिट्स आ जाया करेंगे अभी से लेकर जो भी अप्लाई होंगे उसके लिए। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि पोलैंड के प्रोसेस को डीपली समझें, R&D करें। और जो लोग यूरोप जाना चाहते हैं, शेंगन जाना चाहते हैं, शेंगन गल्फ जैसा नहीं है कि दोस्त 2 महीने 3 महीने के अंदर काम हो जाए। शेंगन में पोलैंड एक ऐसी कंट्री जो इजी प्रोसेस के माध्यम से जाते हैं, और वहां पर अभी इंप्रूवमेंट चल रहा है, सुधार चल रहा है, न्यू नियम पास हुआ, उसको इम्प्लीमेंटेशन चल रहा है। इसीलिए ये चीज में थोड़ा सा टाइम लगा, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल टाइम लगा, लेकिन उसके पीछे क्या डिटेल थी वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। आप थोड़ी R&D आप लोग भी करेंगे, नए लोग भी कर सकते हैं, एग्जिस्ट कैंडिडेट भी कर सकते हैं कि ये चीज कितनी हद तक अफेक्ट कर सकती है। तो जो लोग भी प्रोसेस में है उनके लिए बोलूंगा कि आप लोग का वर्क परमिट अप्लाई है तो जरूर आएगा। और जो लोग अप्लाई करना चाहते हैं, अगर ये डर से कि अभी हम अप्लाई करेंगे तो जैसे बाकी लोगों का नहीं आया तो उनका भी नहीं आएगा, ये गलतफहमी दूर कीजिए। क्योंकि अगर अभी अप्लाई करेंगे तो आप नियम पास होने के बाद की बात कर रहे हैं, जब इंप्लीमेंट चालू हो गया। तो अभी इस टाइम पर आप ये मान लीजिए कि जैसे आधार कार्ड पैन कार्ड को मैच करना होता था पहले, जब तक मैच नहीं होते तभी तक नाम में डिफरेंस हुआ करता था। अभी दोनों एक जैसे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि नियम पास होने के बाद में हर चीज सिस्टमेटिक अपने आप हो जाती है। जो गलतियां होती हैं पहले हो जाती हैं, गलतियां नियम पास होने के बाद नहीं होती हैं। तो वही चीज है अथॉरिटी की तरफ से, कंपनी की तरफ से, एजेंसी की तरफ से, कहीं से भी कोई भी चीज जो नियम पास होने के बाद अपग्रेड वर्जन के रूप में होने वाला है। मतलब कि अभी जो वर्क परमिट अप्लाई होंगे वो वर्क परमिट 90 to 120 वर्किंग डेज के अंदर आ ही जाएंगे। ये अभी की प्रैक्टिस कंफर्म है, और ये एक प्रकार से मैक्सिमम 99% सब लोगों के वर्क परमिट 90 to 120 डेज के अंदर में आ जाएंगे जो अभी प्रोसेस में जाएंगे। और जो वर्क परमिट पहले से है उनका भी इंस्पेक्शन क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में चीजें रहेंगी। और कोई भी कंपनी के लिए जैसे अगर नियम पास 2025 में हुआ और जो 26वें वर्क परमिट आएंगे तो उनको तो एनीहाउ फॉलो करना ही करना है। तो जो मिस गाइड हो जाते हैं लोग बाकी जगह वीडियो देख के चीजें समझ के, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि डीपली R&D करें। और एक रिक्वेस्ट है कि इस सप्ताह के लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि लाइव सेशन में हम इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि पोलैंड में कंपनी होने का मतलब ये हमारे पास एक ऐसा प्लेस है जहां से हम वहां की डिटेल डीपली मिलने वाली है, और जो हमारे कैंडिडेट्स के बेनिफिट में होने वाली है। आपको अच्छे से पता होगा कि मैं अवेयरनेस प्रोग्राम सेमिनार के माध्यम से करता था। अभी जो कि एक प्रकार से हम लोग वेट कर रहे हैं कि मलेशिया का रिजल्ट हो जाए और पोलैंड का रिजल्ट हो जाए, उसके बाद फिर दोबारा हम सेमिनार शुरू करेंगे। अवेयरनेस प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए अभी फिलहाल आप लोग लाइव सेशन को ज्वाइन करके अपनी क्वेरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो लोग प्रोसेस में हैं वो लोग भी मोस्ट वेलकम आपकी क्वेरी कर सकते हैं। जो लोग नए लोग हैं जिनको डाउट है कि अभी अप्लाई करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा एक बार आप R&D करें, समझें कि चीजें कैसी हैं, उसके हिसाब से प्लान कर सकते हैं। लेकिन पोलैंड का काम इंप्रूव हो रहा है, ये प्रमाण है। पिछले 6 मंथ में जो चीजें हुई हैं बहुत अच्छी हुई है।
सही से काम करने वाले लोगों के लिए प्रोसेस काफ़ी अच्छा हुआ है। सो उम्मीद करते हैं ये वाला वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा तो दोस्तों में क्लासमेट कलीग को शेयर करें, जिससे कि जो रिलेवेंट होंगे, एलिजिबल होंगे, इंटरेस्टेड होंगे इसमें अप्लाई करके इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी का लाभ ले सकते हैं, इस नॉलेज को अप्लाई कर सकते हैं और अपने करियर को सिक्योर कर सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए लाइव सेशन को जरूर ज्वाइन करें सवाल के साथ में। धन्यवाद।